हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र कादयान। आज मैं डिस्कस करूंगा टेम्परेट साइक्लोन्स में वेदर कंडीशंस किस टाइप की होती हैं। इससे पहले मैंने टेम्परेट साइक्लोन्स के रिगार्डिंग 2 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिनमें मैंने टेम्परेट साइक्लोन्स के बेसिक फीचर्स को डिस्कस किया है। अगर आप उन वीडियोज को देखेंगे तो आपको टेम्परेट साइक्लोन की डेवलपमेंट किस टाइप से होती है, इसमें कितने सेक्टर्स और फ्रंट्स होते हैं, फ्रंट्स की पोजीशन किस टाइप से चेंज होती है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली समझ में आएंगी। जो टेम्परेट साइक्लोन है, इसका विंड सिस्टम और इसमें जो थर्मल कंडीशंस हैं वो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंपैरिजन में थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो इन सब चीजों के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियोज अपलोड कर रखी हैं, तो पहले आप उन वीडियोज को देखिएगा, उसके बाद आपको टेम्परेट साइक्लोन में जो वेदर कंडीशंस हैं उनकी सही से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वेदर कंडीशंस टेम्परेट साइक्लोन में किस टाइप की होंगी। देखिए, यहां से आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, क्योंकि जो टेम्परेट साइक्लोन है इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं और वो मॉडिफाइड स्टेटमेंट्स होंगी। मींस जो आप बुक्स में पढ़ेंगे उनके अलावा आपको कुछ अदरवाइज स्टेटमेंट्स में दिया होगा, और उन चीजों को आप तभी जज कर पाएंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेम्परेट साइक्लोन के रिगार्डिंग सही होगी। तो देखिए, आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी साइक्लोन, और मैं यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, इसके सेंटर में लो प्रेशर डेवलप होता है, और इसके सेंटर पर जब सराउंडिंग पार्ट से एयर मूव करके आएगी तो जो विंड्स होंगी वो लो प्रेशर सेंटर पर डायरेक्टली नहीं जाएंगी, रादर जो कोरियोलिस फोर्स है उसके कारण वो सर्कुलेट करेंगी इस लो प्रेशर सेंटर के चारों तरफ। तो जो टेम्परेट साइक्लोन होंगे, इनमें पर्टिकुलरली जो पोलर एरियाज हैं उनकी तरफ कोल्डर पार्ट होगा टेम्परेट साइक्लोन का, और जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं उनकी तरफ वार्मर पार्ट होगा टेम्परेट साइक्लोन का। तो यहां पर जो आपको इमेज दिख रही है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेट साइक्लोन है उसकी आपके सामने इमेज है। इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखोगे तो यहां से लेकर इस पूरे पार्ट में आपको जो थर्मल कंडीशंस हैं वो लोअर टेम्परेचर यहां पर होगा। तो इस एरिया को बोलते हैं कोल्ड सेक्टर। तो ये कोल्ड सेक्टर है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर थर्मल कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होंगी। मींस इस पार्ट में जो टेम्परेचर होगा वो हायर होगा, तो ये वार्म सेक्टर होगा टेम्परेट साइक्लोन का। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वार्म सेक्टर और कोल्ड सेक्टर है, इसका जहां पर कन्वर्जेंस होगा, जहां पर दोनों सेक्टर्स में कॉन्टैक्ट होगा, वहां पर फ्रंट्स बनेंगे, और ये कोल्ड फ्रंट है, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये वार्म फ्रंट है। तो इस टाइप से अगर आप टेम्परेट साइक्लोन को देखें, इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि जो टेम्परेट साइक्लोन है इसके अलग अलग पार्ट्स में वेरिंग कंडीशंस हैं। मींस इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो थर्मल कंडीशंस हैं, जो एयर प्रेशर के रिगार्डिंग जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप ये कह सकते हो कि टेम्परेट साइक्लोन के अलग अलग सेक्टर में जो वेदर कंडीशंस हैं वो अलग अलग होंगी। और टेम्परेट साइक्लोन में किसी भी प्लेस पर, मींस अगर मैं ये कहूं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो टेम्परेट साइक्लोन है, यहां पर ड्यूरिंग द अराइवल ऑफ एनी फ्रंट, वेदर इट इज कोल्ड और वार्म, और इन ए पर्टिकुलर सेक्टर, चाहे ये वार्म सेक्टर या कोल्ड सेक्टर है, इनमें किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो वेदर कंडीशंस होंगी वो डिफरेंट होंगी। मींस अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर कोल्ड सेक्टर में वेदर कंडीशंस देखूं तो वो अलग होंगी, अगर मैं वार्म सेक्टर पर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर वेदर कंडीशंस देखूं तो वो अलग होंगी। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है
कि जो लो प्रेशर सेंटर है इसके चारों तरफ जो विंड सर्कुलेट करती हैं उस एरिया में जहां पर टेम्परेट साइक्लोन आएगा या जो एरिया टेम्परेट साइक्लोन से अफेक्टेड एरिया होता है उस एरिया में सारे के सारे एरिया में जो वेदर कंडीशंस हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। जबकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसमें जनरली ऐसा होगा कि लो प्रेशर सेंटर के चारों तरफ जो वेदर कंडीशंस होंगी वो मोर और लेस सेम होंगी, पर टेम्परेट साइक्लोन के केस में ये कंडीशंस डिफरेंट होंगी डिफरेंट पार्ट्स में। तो टेम्परेट साइक्लोन में दो सेक्टर, एक कोल्ड सेक्टर एक वार्म सेक्टर और दो फ्रंट्स, एक कोल्ड फ्रंट और एक वार्म फ्रंट की डेवलपमेंट होती है और इन सेक्टर्स और फ्रंट्स का जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी अलग अलग होती है। अब हम वन बाय वन करके जो कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट है इस पर जो वेदर कंडीशंस होंगी वो किस टाइप की होंगी उनको देख लेते हैं और यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वार्म फ्रंट, देखिए आप लोगों को अगर आइडिया हो तो जो वार्म फ्रंट होता है ये आपका जो कोल्ड सेक्टर होता है इसमें आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। जैसे ये है वार्म फ्रंट और वार्म फ्रंट में क्या होगा, ये वेस्टर्लीज हैं और ये जैसे जैसे आगे जाएंगी यहां पर इस एरिया में वार्म एंड मॉइस्ट एयर मास है। जैसे जैसे ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आगे बढ़ेगा तो ये वार्म एयर मास यहां पर इसके फ्रंट में जो ये कोल्ड एयर मास होगा, कोल्ड सेक्टर होगा उसमें मूव करेगा। लेकिन आप लोग जानते हैं जो कोल्डर एयर मास है वो डेंसर और हैवियर है तो वो ग्राउंड पर ही होगा, लेकिन वार्म एयर मास उसके ऊपर मूव करेगी। तो यहां पर वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर मूव करेगी और इसका मतलब है कि ये जो वार्म फ्रंट है ये आगे की तरफ मूव करेगा और जब ये वार्म फ्रंट फॉरवर्ड मूव करेगा कोल्ड सेक्टर में तो होगा क्या, जो वार्म एयर मास था उसकी जो एयर होगी उसका टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वार्मर एयर कोल्डर एयर के कांटेक्ट में है। अगर आप इसको यहां पर देखें तो ये आपको साफ साफ दिखेगा, ये है वार्म फ्रंट और फ्रंट एक कांटेक्ट जोन होती है वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास के बीच में। तो यहां पर इस लाइन के ऊपर वार्म एयर है और इसके नीचे कोल्ड एयर है। जब वार्म एयर कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा और ये डेंसर और हैवियर हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, जो वार्म एयर है इसकी जो मूवमेंट होगी इसकी मूवमेंट कम हो जाएगी। इसका मतलब है जैसे जैसे वार्म फ्रंट कोल्ड सेक्टर में आगे की तरफ मूव करेगा तो जो विंड्स हैं उनकी जो स्पीड होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि जो वार्म एयर मास है ये कोल्डर और ये कॉन्टिन्यूसली, इसलिए क्या होगा, ये डेंसर और हैवियर होगी। तो यहां पर जो विंड्स होंगी जो आगे की तरफ कोल्ड सेक्टर में मूव कर रही हैं जो कि वार्मर एयर मास ही है, उसकी जो स्पीड है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होती चली जाएगी। और जिस एरिया में कोल्ड सेक्टर के जिस एरिया में वार्म एयर मास जाएगी धीरे धीरे वहां का टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, ग्रेजुअली वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा। मैंने ये टेम्परेचर डिक्रीज किसका बताया, वार्म एयर मास का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कोल्ड सेक्टर का टेम्परेचर भी तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे वार्म एयर मास कोल्ड सेक्टर पर इंफ्लुएंस डालेगी तो धीरे धीरे वहां का टेम्परेचर मॉडिफाई होगा, एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा तो एयर प्रेशर घट जाएगा। इसका मतलब है वार्म फ्रंट जब आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उस टाइम पर कोल्ड सेक्टर में जो पहले फ्रंट के आने से पहले जो एयर प्रेशर था उसके कंपैरिजन में एयर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। और जब वार्म फ्रंट किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर जाएगा तो वहां पर जो लेयर्ड क्लाउड्स डेवलप होंगे तो उन क्लाउड्स के कारण हालों की डेवलपमेंट होगी।
तो हालो क्या होता है, एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि जो सन है ना, इसकी क्लाउड्स इसके सामने है, इसलिए इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है और इसके चारों तरफ ये एक ब्राइटर सर्कल डेवलप हो जाता है, इल्यूमिनेटिंग रिंग्स की डेवलपमेंट होती है, इसको बोलते हैं हालो। ये जो इल्यूमिनेटिंग रिंग है और जो सन या मून की जो ब्राइटनेस है वो डल हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को हालो बोला जाता है। वार्म फ्रंट के केस में क्या होगा, धीरे धीरे ये जो वार्म एयर है ये कोल्ड एयर के ऊपर मूव करती है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एयर की कंडेंसेशन होगी, जिसके कारण एक वाइडर एरिया पर लेयर्ड क्लाउड्स बनेंगे। लेयर्ड क्लाउड्स का मतलब है कि ये लेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा क्लाउड्स का, एक वाइडर एरिया पर शीट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जो फ्रंट है उसके ऊपर, और उससे जो सन की जो अपीयरेंस होगी वो हालो की डेवलपमेंट करेगी। तो यहां पर आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है और ग्रेजुअली कोल्ड सेक्टर का जो टेम्परेचर है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो इंक्रीज होता चला जाता है। अब यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदर कंडीशंस के रिगार्डिंग जो चीज है जो आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस टाइप के क्लाउड्स वार्म फ्रंट में डेवलप होते हैं। देखिए वैसे तो वार्म फ्रंट्स में अगर क्लाउड्स की बात करें तो सबसे नीचे की तरफ स्ट्रेटस क्लाउड्स होंगे, उसके ऊपर निम्बो स्ट्रेटस होंगे, फिर एल्टो क्यूमुलस और उसके बाद सिर्रो स्ट्रेटस और सिरस क्लाउड्स। ये क्लाउड्स की एक सीक्वेंस होती है नीचे से ऊपर जाने पर आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाउड्स हैं जो डेवलप होते हैं वार्म फ्रंट में। तो वार्म फ्रंट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाउड्स जो डेवलप होते हैं वो निम्बो स्ट्रेटस हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्लाउड्स लार्जर एरिया पर रेनफॉल प्रोड्यूस करते हैं, और ये लार्जर एरिया पर रेनफॉल इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि जो स्लोप होता है वार्म फ्रंट का वो जेंटलर स्लोप होता है। ये मैंने आप लोगों को, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे टेम्परेट साइक्लोन्स के रिगार्डिंग, वहां मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं। तो जेंटलर स्लोप की जो डेवलपमेंट है वार्म फ्रंट के केस में, उसके कारण वार्म एयर मास धीरे धीरे अपवर्ड मूव करेगी, तो एक लार्जर एरिया पर धीरे धीरे कंडेंसेशन हो रही होगी, तो निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स की डेवलपमेंट होगी। अभी मैंने क्लाउड्स का टॉपिक कवर नहीं किया है, जब मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा तो आपको इनके जो कॉन्सेप्ट है, क्लाउड्स की डेवलपमेंट के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, उन चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको क्लाउड्स के रिगार्डिंग ज्यादा फीचर्स, ज्यादा पॉइंट्स का पता चलेगा। पर अभी जितना मैं यहां पर बता रहा हूं उतना आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है कि जो वार्म फ्रंट होता है इसके केस में क्या होगा, लार्जर एरिया पर रेनफॉल होगी, और ये जो रेनफॉल होगी ये लॉन्ग लास्टिंग होगी। लॉन्ग लास्टिंग इसलिए कि जो वार्म एयर मास है वो धीरे धीरे अपवर्ड मूव करेगा, धीरे धीरे कंडेंसेशन होगी, तो धीरे धीरे जो मॉइस्चर होगा वार्मर एयर मास में वो रिलीज होगा, इसलिए जो रेनफॉल है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। पर अगर एयर तेजी से अपवर्ड मूव करती, तेजी से कंडेंसेशन होता, तो जो मॉइस्चर है एयर मास से वो तेजी से रिलीज हो जाता, तो जो रेनफॉल का ड्यूरेशन है वो शॉर्टर होता। पर यहां पर एयर मास धीरे धीरे अपवर्ड मूव कर रही है, इसलिए क्या हो रहा है, जो रेनफॉल है वो लॉन्ग लास्टिंग है, और यहां पर वाइडर एरिया पर रेनफॉल हो रही है क्योंकि जो स्लोप है वो जेंटलर है। अगर ये स्लोप स्टीपर होता तो क्या होता, एयर मास यहां पर अपवर्ड मूव करता, कंडेंसेशन स्मॉलर एरिया पर होती और स्मॉलर एरिया पर ही रेनफॉल हो जाती। पर वार्म फ्रंट के केस में ये स्लोप जेंटलर होता है, इसलिए वाइडर एरिया पर कंडेंसेशन होती है और रेनफॉल होती है, तो वाइडर रीजन को कवर करती है रेनफॉल। जो कॉन्टैक्ट जोन होगी उसी को हम लोग फ्रंट बोलते हैं, और जब वार्म और कोल्ड एयर मास कॉन्टैक्ट में आते हैं, मींस फ्रंट की डेवलपमेंट होती है, तो क्या होगा,
वार्मर एयर मास की कूलिंग हो रही होगी, तो वार्मर एयर मास में जो मॉइस्चर होगा वो कंडेंस कर रहा होगा, जिसके कारण फॉगी वेदर डेवलप हो जाता है वार्म फ्रंट के अलोंग। और ये केवल वार्म फ्रंट के केस में नहीं है, चाहे कोल्ड फ्रंट भी बने उसमें भी वार्म और कोल्ड एयर मास कांटेक्ट में है, इसलिए फ्रंट के अलोंग फॉगी कंडीशंस डेवलप होती हैं। जो विंड डायरेक्शन है, इसको अगर देखें तो विंड डायरेक्शन में वार्म फ्रंट के केस में किस टाइप से चेंज आएगा, आप इसको यहां से समझ सकते हैं। देखिए ये है विंड की डायरेक्शन कोल्ड सेक्टर में, पर अगर वार्म सेक्टर यहां पर आ जाए, मान लेते हैं यहां पर वार्म सेक्टर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये जो विंड होगी इसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगी। यहां पर देखिए ये इस टाइप से इसकी डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी। आप अगर देख पा रहे हो, मैं ये जो वार्म एयर है, वार्म विंड्स हैं, इनको मैं टुवर्ड्स सेंटर थोड़ा सा बेंड कर रहा हूं, क्योंकि सेंटर पर लो प्रेशर है तो ये अट्रैक्ट होंगी लो प्रेशर से, इसलिए ये इस टाइप से मूव करेंगी। तो जो डायरेक्शन है, पहले ईस्टर्न विंड्स थी यहां पर, अब डायरेक्शन हो गई, या तो आप इनको साउथ वेस्ट विंड्स बोल सकते हैं या इनको आप साउथ ईस्ट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस टाइप से जब मूव करेंगी तो इनकी ये जो डायरेक्शन है ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहां पर जो विंड की डायरेक्शन में चेंज आया, वो चेंज आया फ्रॉम ईस्ट टू साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट भी आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है 1% भी। तो ये है विंड के रिगार्डिंग कि किस टाइप से डायरेक्शन में चेंज आता है। और जैसे जैसे किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर वार्म सेक्टर अप्रोच करेगा, मींस वार्म फ्रंट किसी पर्टिकुलर प्लेस पर चला जाएगा, उसको क्रॉस कर जाएगा, तो उस टाइम पर उस प्लेस पर जो कोल्ड सेक्टर में था पहले, उस प्लेस पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी और जो स्काई होगा वो क्लाउडलेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है कि 1 kg एयर मास में कितने ग्राम्स ऑफ वाटर है। अगर 1 kg एयर मास में मान लेता हूं मैं कि पहले 5 ग्राम्स ऑफ वाटर था जब कोल्ड सेक्टर में कोई पर्टिकुलर प्लेस था, पर वहां पर सपोज करें कि वार्म सेक्टर डेवलप हो गया, वार्म फ्रंट वहां पहुंच गया है, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर जो वार्म एयर है उसमें मॉइस्चर होता है, तो वो वहां पर उस पर्टिकुलर प्लेस पर मॉइस्चर सप्लाई कर देगी, जिसके कारण वहां पर जो 1 kg एयर मास है उसमें हो सकता है 20 ग्राम्स ऑफ वाटर हो गया हो। तो इसका मतलब है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वहां पर इंक्रीज हो गई। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है कि यूनिट वेट ऑफ एयर में कितने ग्राम्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो यहां पर मैं यूनिट वेट को 1 kg मान रहा हूं, तो 1 kg एयर में कितने ग्राम वाटर है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो एयर है उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को बताएगा। कोल्ड सेक्टर में एयर ड्राई होती है इसलिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम होगी, पर जब वहां पर वार्म सेक्टर चला जाएगा तो मॉइस्चर की सप्लाई हो जाएगी, जिसके कारण वहां पर जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसमें इंक्रीज आ जाएगा। जो क्लाउड्स है वो खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एयर असेंड कर रही थी, वार्म एयर, वो असेंडिंग के कारण उसमें कंडेंसेशन हो रहा था, इसलिए वहां पर क्लाउड्स की डेवलपमेंट थी। पर जब वहां से जो फ्रंट है, वार्म फ्रंट है, वो पास कर जाएगा तो जो स्काई है उसमें क्लाउड्स की डेवलपमेंट हुई थी वो खत्म हो जाएगी, इसलिए क्लाउडलेस स्काई वहां पर होगा। कोल्ड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट का मतलब है कि जो वार्म एयर मास है उसके एरिया में कोल्डर एयर मास एंटर करेगी और दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट जोन होगा वो कोल्ड फ्रंट होगा। जब वार्मर एयर मास के एरिया में कोल्डर एयर आएगी तो उसके कारण जो टेम्परेचर होगा वो ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा और वहां पर विंड डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। विंड डायरेक्शन में चेंज फ्रंट के आने के बाद आएगा ही आएगा। यहां पर अगर आप देखें ये कोल्ड फ्रंट है, इसके इस साइड अगर आप देखें तो ये विंड की डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्टर्लीज और वेस्टर्लीज यहां पर आपको देखने को मिलेंगी।
लेकिन इस फ्रंट के दूसरी तरफ देखें तो ये आपको साउथ वेस्टर्लीज यहां पर देखने को मिलेंगी। अब अगर ये कोल्ड फ्रंट यहां आ गया तो पहले ये डायरेक्शन थी विंड्स की, पर जैसे ये कोल्ड फ्रंट यहां आएगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी मींस वेस्टर्लीज या नॉर्थ वेस्टर्लीज, यहां पर विंड्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो विंड की डायरेक्शन फ्रंट के केस में चेंज होगी। तो यहां पर ये जो डायरेक्शन का चेंज है ये साउथ साउथ वेस्ट से वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चेंज आएगा। अब जो कोल्ड फ्रंट है इसको अगर आप देखें तो ये कोल्ड फ्रंट है और कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट के कंपैरिजन में स्टीपर होता है, और जो वार्मर एयर मास है उसको कोल्डर एयर मास पुश करेगी। मींस मैं ये कह सकता हूं कि कोल्डर एयर मास वार्मर एयर मास के एरिया में आएगी। तो जब वार्मर एयर मास के एरिया में कोल्डर एयर आएगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, वो एयर लाइटर हो जाएगी, उसकी डेंसिटी घटेगी। इसलिए जो कोल्ड एयर मास है आगे की तरफ वो तेजी से मूव करेगी क्योंकि वो लगातार हल्की होती जा रही है। जब वो तेजी से वार्म एयर मास में आकर कोलाइड करेगी तो क्या होगा, वार्म एयर मास को तेजी से ऊपर उठाएगी। इसलिए क्या होगा, वार्म एयर मास जब तेजी से ऊपर उठेगी एक स्टीपर स्लोप के अलोंग, तो उसमें थीकर टोलर एंड डेंसर क्लाउड्स की डेवलपमेंट होगी। तो वो जो क्लाउड्स होते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लाउड्स हैं जो कोल्ड फ्रंट के केस में बनेंगे वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं। वैसे कोल्ड फ्रंट के केस में निम्बोस्ट्रेटस और क्यूमुलस क्लाउड्स भी बनते हैं, पर आपको यह ध्यान रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाउड्स कौन से होते हैं। और ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं ये काफी टोलर क्लाउड्स होते हैं, इसलिए इनमें जो चार्ज होता है वो काफी ज्यादा होता है, और जो अपोजिट प्रॉपर्टीज का जो चार्ज होता है जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा तभी लाइटनिंग एंड थंडरिंग होगी। तो इन क्लाउड्स में लाइटनिंग एंड थंडरिंग भी होती है, और क्योंकि ये डेंसर एंड टोलर क्लाउड्स हैं और किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ये डेवलप होते हैं जहां पर एयर कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड मूव करती है, तो इसलिए यहां पर जो प्रेसिपिटेशन होगी वो हैवी प्रेसिपिटेशन होगी। आप इसको इस टाइप से भी समझ सकते हो कि जब वार्म एयर मास तेजी से ऊपर उठेगी, जो कोल्ड फ्रंट है उसके अलोंग कोल्ड फ्रंट स्टीपर होगा, और वार्म एयर मास तेजी से उठ रही है तो उसमें कंडेंसेशन भी तेजी से होगी, जिसके कारण जो रेनफॉल है वो ज्यादा होगी, और लिमिटेड एरिया पर जो वाटर होगा वार्म एयर मास का वो रिलीज होगा। इसलिए आप कह सकते हो कि लेस वाइड स्प्रेड रेनफॉल है, हैवी रेनफॉल है, और क्योंकि मॉइस्चर तेजी से निकल रहा है, कंडेंसेशन तेजी से हो रही है, इसलिए इसकी ड्यूरेशन भी शॉर्टर होगी। जो कोल्ड एयर मास है जब वो वार्म सेक्टर में एंटर करेगा तो क्या होगा, वार्म सेक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, वहां पर जो पहले एयर थी उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इस टाइप से वहां पर एयर प्रेशर इंक्रीज करेगा। और जब वार्म सेक्टर में कोल्ड सेक्टर अप्रोच करेगा, प्रोसीड करेगा, तो वहां की जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पहले वार्म सेक्टर में जो एयर प्रेजेंट थी वो ह्यूमिड एयर थी, मॉइस्ट एयर थी, उसमें ड्राई एयर आ रही है, तो क्या हो जाएगा, ड्राई इफेक्ट आएगा, तो जिसके कारण जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाएगी। और जब वार्म सेक्टर में कोल्ड एयर मास आ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, मींस वो कोल्ड सेक्टर का एरिया बन जाएगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, वहां एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, क्लाउड फॉर्मेशन जो फ्रंट्स के अलोंग हो रही थी वो भी नहीं हो रही होगी, तो एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करेगी, मींस जो स्काई होगा वो क्लाउडलेस हो जाएगा। तो ये है वेदर कंडीशंस टेम्परेट साइक्लोन के रिगार्डिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।